हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट यूनिट इकोलॉजी। इसमें आज के सेगमेंट में हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फटाफट अपनी एनसीईआरटी कवर करेंगे बेटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। तो फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लें। सबसे पहले पॉपुलेशन होती क्या है बेटा? इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक कॉमन ज्योग्राफी शेयर करते हैं, कॉमन रिसोर्स शेयर करते हैं, आपस में कंपटीशन शो करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दे शो इंटरब्रीडिंग, ब्रीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उन सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कहा जाता है पॉपुलेशन। अब एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स एक्चुअली पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करती है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा एंड पर यूनिट टाइम। कैपिटा का यहाँ पे मीनिंग है 100, 1000, कितने भी हो सकते हैं। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा एंड पर यूनिट टाइम। सेक्स रेशियो की बात करूं तो नंबर ऑफ फीमेल पर कैपिटा मेल, पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल है पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उसके लिए हमने एट्रीब्यूट यूज किया, टर्म यूज किया सेक्स रेशियो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज पिरामिड। इसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन आपका बोर्ड का बनेगा बेटा। ग्राफ शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा ग्राफ जो एज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है। यदि मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो इंडिविजुअल्स को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है, जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, उसको प्री रिप्रोडक्टिव में डाला। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जिसमें वो प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एंड आफ्टर 45 इयर्स के बाद को हमने पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में डाल दिया। तो उसके बेस पे हमारे पास 3 पिरामिड्स बने हैं, जिसके बेस पे हम पता लगाते हैं कि नियर फ्यूचर कैसी पॉपुलेशन होगी, एक्सपेंडिंग होगी, स्टेबल होगी, या कंस्ट्रिक्टिंग और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव के नंबर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से ज्यादा हो, मतलब आने वाले टाइम में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, यूथ बहुत ज्यादा हो, तो उस तरह की एज पिरामिड को बोलते हैं एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। शेप कैसी होगी बेटा? ट्रायंगल। और मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, इसका जो एज पिरामिड है वो कैसा है बेटा? ट्रायंगुलर है, एक्सपेंडिंग है। ये डेजिग्नेट कर रहा है कि नियर फ्यूचर और तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है सेकेंड पिरामिड, जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के नंबर सेम है, लगभग प्रीटी मच सेम है। इन्वर्टेड बेल शेप है, एंड और यहाँ पे पॉपुलेशन कैसी रहने वाली है? स्टेबल। तो जो मोस्ट ऑफ डेवलप्ड नेशन है लाइक यूएसए, वहां पे कैसा पॉपुलेशन पिरामिड देखा गया है? एज पिरामिड देखा गया है, स्टेबल पिरामिड देखा गया है। लेकिन वहीं पे भी पोस्ट रिप्रोडक्टिव के नंबर प्री रिप्रोडक्टिव से ज्यादा हो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के नंबर ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब बच्चों से ज्यादा नंबर ओल्डर पॉपुलेशन की ज्यादा हो, तो वहां की जो एज पिरामिड है उसको बोलेंगे डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। पॉपुलेशन कैसी होगी? डिक्लाइनिंग। शेप कैसी होगी? अनशेप। और ये कहाँ पे स्पेसिफिकली देखी गई है? जापान में। जापान में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा देखी गई है एज कंपेयर टू यंगर पॉपुलेशन। तो नियर फ्यूचर उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग, बहुत तेजी से पॉपुलेशन घट रही है। Now come over the population density, next attribute, again 2-3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल पाए जाते हैं। अब इनको काउंट कैसे करें बेटा? तो 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यदि हम किसी भी उस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट कर ले तो दैट इज डायरेक्ट मेथड, एंड रेस्ट अदर मेथड्स को इनडायरेक्ट और अल्टरनेटिव और नॉन स्पेसिफिक मेथड की कैटेगरी में डालते हैं। तो बेस्ट मेथड इज काउंटिंग नंबर। जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है, जैसे वेस्ट बंगाल सबसे डेंसियर स्टेट है पॉपुलेशन के टर्म पे, तो ह्यूमन की पॉपुलेशन को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हम पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर सकते, तो वहां इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल काउंटिंग नंबर इज नॉट फिजिबल, देन वी यूज इनडायरेक्ट एंड अल्टरनेटिव मेथड। फॉर एग्जांपल बनियन ट्री एंड पार्थिनियम, 1 बनियन ट्री एंड 1000 पार्थिनियम ग्रास है, तो किसकी पॉपुलेशन ज्यादा आप मानेंगे? तो 1 बनियन ट्री की पॉपुलेशन ज्यादा मानेंगे, क्योंकि इस केस में ट्री और ग्रास में हम नंबर काउंटिंग को क्राइटेरिया नहीं लेते, हम मेजर लेते हैं कैनोपी कवर, कितना एरिया उसने कवर किया है और कितना उसका बायोमास है। तो हियर द एरिया कवर और बायोमास मेजरमेंट इज मोर रेलेवेंट देन काउंटिंग नंबर्स। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1000 पार्थिनियम ग्रास ओवर 1 बनियन ट्री, किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा मानी जाएगी? बनियन ट्री की, बिकॉज द कैनोपी कवर एरिया इज मोर, बायोमास एज वेल एज मोर। बैक्टीरिया के केस में भी सिंगल बैक्टीरिया काउंटिंग इज नॉट
नॉट पॉसिबल ऑन पेट्री डिशेस, तो हम किसको काउंट करते हैं बेटा, कॉलोनीज को। तो कॉलोनी काउंट इज फिजिबल इन केस ऑफ फंगल कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनीज। फिश इन पॉन्ड, दो फिश पॉन्ड है आपके सामने और उसमें आपसे पूछा जाए किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो 3 रैंडम कॉट करते हैं फिश का। तो 3 रैंडम कॉट में जिस भी पॉन्ड से सक्सेसिवली ज्यादा मछलियां पकड़ी जा रही हैं, कॉट हो रही हैं, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। टाइगर की बात करें, जंगल में टाइगर सेंसस की बात करें, तो बेस्ड ऑन पग मार्क एंड फीकल पैलेट, जिस जंगल में जितने ज्यादा पग मार्क है, फीकल पैलेट्स है, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ज्यादा है। नाउ कम ओवर द पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है बेटा, सीधा इक्वेशन पे लेके चलूंगी। The initial population density is NT, पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, तो वहां पे सपोज किसी भी इंडिविजुअल्स की जो पॉपुलेशन है उसकी इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी NT है और फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, MT+1। फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर फील्ड ले लें, तो वहां पे रैट की एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, रैट की अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी है और कुछ टाइम के 1 साल के बाद आप यदि उसकी देखते हैं तो दैट इज फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी NT+1, दैट इज फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी। अब किस पे डिपेंड करेगा बेटा, तो ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 नेटालिटी, बर्थ रेट, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी, डेथ रेट एंड एमिग्रेशन, जो पॉपुलेशन जाती है। जैसे एक एग्रीकल्चर फील्ड में 12 माइस है, डेथ हो गई 8 की और 16 पैदा हो गए, तो यहाँ पे 16 क्या है बेटा आपकी नेटालिटी और डेथ हुई है 8 की, तो डी की वैल्यू क्या है 8। इमिग्रेशन का मतलब आना, सपोज वहां नए चूहे आए हैं 4 माइस आए हैं, तो इमिग्रेशन की वैल्यू क्या है 4। एमिग्रेशन सपोज वो चले गए, कितने चले गए बेटा 11 चले गए, तो ई की वैल्यू क्या होगी 11। तो प्लस माइनस करके आपको फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी आ जाती है कि इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी गिवन होगी, बट मोर्टेलिटी गिवन होगी, नेटालिटी गिवन होगी, एमिग्रेशन गिवन होगा, इमिग्रेशन गिवन होगा, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, तो सीधा वैल्यू पुट कर देना, फॉर्मूले में निकल जाएगा। नाउ कम टू द ग्रोथ मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से कैसे ना कैसे। तो ग्रोथ मॉडल 2 तरह की आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की बात करूं तो ये एप्लीकेबल है बेटा उसी हैबिटेट में व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, लेकिन आपको पता है कि नेचर में कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं है जहां पे रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो। कुछ टाइम के बाद रिसोर्सेस घटेंगे, कम होंगे, कंपटीशन जनरेट होगा, सीजनल फ्लक्चुएशंस आएंगी, वेदर चेंज होगा, तो कभी भी किसी भी पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी भी एरिया में, पॉपुलेशन साइज किनके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, रिसोर्सेस के ऊपर, वेदर कंडीशन के ऊपर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन के ऊपर। यदि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है शेल्टर को लेके, रिसोर्स को लेके, तो कभी भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं करेगी। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड नहीं होते तो डेफिनेटली एक ऐसा है आपका नॉन रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। लेकिन यदि आर्टिफिशियल मीडिया में आप कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट ऐड करते जा रहे हैं पेट्री डिश में, तो कैसा ग्रोथ मॉडल फॉलो होगा, बाय बैक्टीरिया और बाय ईस्ट इज एक्सपोनेंशियल। तो देखें जब हमने एन वर्सेस टी का ग्राफ खींचा तो हमारा ग्राफ कैसा आया बेटा, जे शेप कि कंटिन्यूअसली एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो कैसा ग्रोथ मॉडल है ये, जे शेप ग्रोथ मॉडल है। इक्वेशन की बात करूं तो dn over dt is equal to rn, पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू rn। r क्या है बेटा यहाँ पे, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज दैट इज b माइनस d, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। n क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन साइज है। इंटीग्रल फॉर्म की बात करूं तो nt इज द फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी एंड नॉट इज इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, इज एक्सपोनेंशियल टर्म, r इज रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज एंड t क्या है, टाइम पीरियड है, 1 ईयर 2 ईयर 1 मंथ 2 मंथ जितना भी आप लेते हैं। नाउ कम ऑन द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, इसको हम वर्ल्ड हुल्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा इस ग्रोथ मॉडल में कि कभी भी किसी एरिया के अंदर किसी भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन
एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ती, एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाती है पॉपुलेशन। तो जब हमने n ओवर वर्सेस t का ग्राफ खींचा तो हमारे पास कैसी ग्राफ आई बेटा, सिग्मॉइड। मतलब पहले धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, लैग फेज, फिर बहुत तेजी से बढ़ी, लॉग फेज, और फिर कौन सा फेज आ गया, स्टेशनरी फेज आ गया, जिसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। मतलब जितनी बर्थ हो रही है उतनी डेथ हो रही है। तो कुछ स्टेबल वेवी लाइंस, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, वेवी लाइंस है, तो वेवी लाइन रिप्रेजेंट एसिम्प्टोट, मतलब एक टाइम के बाद हम मानते हैं स्टेबल हो गई पॉपुलेशन। इक्वेशन क्या है बेटा, थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई। यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड कर रही है के ऊपर। के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज सपोर्टेड बाय नेचर थ्रू रिसोर्स। किसी भी एरिया की जो नेचर है वो कितना पॉपुलेशन होल्ड कर पा रही है, कितने पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल एरिया का कैरिंग कैपेसिटी टेम्परेट एरिया से ज्यादा होगा। टोटली डिपेंड ओवर प्रोडक्टिविटी। तो dn ओवर dt इज इक्वल टू rn k माइनस n ओवर k। इक्वेशन आप अच्छे से समझ लें। यहाँ पे जो है बेटा ये k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। अब एक कंडीशन पूछी जाती है कि जो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है वो दो तरह से बिहेव करती है बेटा। यहाँ पे मैंने ग्राफ खींचा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का, शेप कैसी है, सिग्मॉइड। ये कह रहा है कि यदि ए पॉइंट पे देखूं, मैं ए पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे देखूं तो कैसा ग्रोथ मॉडल है बेटा। इस पॉइंट पे हमारा ग्रोथ मॉडल है एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट के वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट हियर के इज कैरिंग कैपेसिटी। तो एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे ए पे k की वैल्यू n से बहुत ज्यादा है, k की वैल्यू n से बहुत ज्यादा है, तो n को मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो जब मैंने इसमें पुट किया k की वैल्यू बहुत ज्यादा है n से, तो मैंने n को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो मेरी इक्वेशन चेंज हो गई बेटा। इक्वेशन क्या आई, dn ओवर dt इज इक्वल टू rn। कंक्लूजन क्या निकाला कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बिहेव लाइक एक्सपोनेंशियल व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन n। When the value of k is greater than n, तो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर कैसा बिहेव करता है, एक्सपोनेंशियली बिहेव करता है। वहीं पे यदि मैं पॉइंट बी की बात करूं, बी पॉइंट पे देख लो तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो गई, n के इक्वल हो गई। तो k की वैल्यू n के इक्वल हो गई एट पॉइंट बी। तो मैंने जैसे वैल्यू पुट की तो dn ओवर dt इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, जीरो आ गई, जीरो। इसका मतलब पॉपुलेशन क्या हो गई, कांस्टेंट, स्टेबल हो गई। n क्या आ गया यहाँ पे, कांस्टेंट, एसिम्प्टोट। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर बिहेव एसिम्प्टोट, कांस्टेंट, स्टेशनरी when the value of k is equal to value of n। डायरेक्ट क्वेश्चन कि एसिम्प्टोट कब बिहेव करेगी, जब k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, n के। और एक्सपोनेंशियली कब बिहेव करेगी, when the value of k is more or you can call higher than n। फिर population attributes। now come about the most important topic, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। नेचर में बेटा सारी स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं और ये इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसको हम फटाफट कवर करेंगे। सबसे पहला आ जाता है अमेंसिलिज्म। ये एक ऐसी पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, लेकिन वो दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम एंड पेनिसिलियम इन माइक्रोबियल कल्चर। आपने पढ़ाई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब माइक्रोबियल कल्चर किया तो जो पेनिसिलियम रोटेटम फंगस था वो किसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा था, स्टेफाइलोकोकस। तो पेनिसिलियम जो है यहाँ पे ये अमेंसल स्पीसीज है जो किसको नुकसान पहुंचाती है, स्टेफाइलोकोकस को। खुद को कोई बेनिफिट नहीं होता। नेक्स्ट है प्रीडेशन। ये एक नेगेटिव इंटरेक्शन है जिसमें प्रीडेटर को बेनिफिट होता है, प्रे को नुकसान होता है। नॉर्मली प्रीडेशन के एग्जांपल आप लोअर क्लास से सुनते आ रहे हैं, जैसे प्लांट्स को काऊ ने खाया, सीड्स को बर्ड्स ने खाया, या किसी हर्बीवोर्स डियर को लॉयन ने खाया। दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ प्रीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीडेशन क्यों जरूरी है। बिना प्रीडेशन जो फूड चेन है उसमें एनर्जी फ्लो हो ही नहीं सकती। तो इट इज अ कंडुइट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। चेक प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अनवांटेड प्रे पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकती है। कौन सी इंटरेक्शन बेटा, प्रीडेशन। तीसरा, मेंटेन बायोडायवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन। क्योंकि यदि किसी भी स्पीसीज के नंबर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ते हैं तो दे इंड्यूस इंट्रा एंड इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, जो पूरी बायोडायवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रीडेशन भले ही नेगेटिव इंटरेक्शन है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये एक बायोडायवर्सिटी में चेक एंड बैलेंस बना के रखता है। फिर अब कुछ केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा। एनसीईआरटी में कुछ डाटा देखें। इन पैसिफिक
अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट का एक डाटा है, उसमें एक पिजास्टर स्टारफिश की बात की गई है। पिजास्टर स्टारफिश वाज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड, कि यदि हम किसी इकोसिस्टम में से एक पर्टिकुलर प्रेडेटर को रिमूव कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, होगा क्या। तो as disaster starfish was experimentally removed in American Pacific coastal area, then some species of invertebrate got extinct, क्योंकि ये पिजास्टर जो थी ये स्पेसिफिकली इन इनवर्टिब्रेट्स को फेड करती थी, खाती थी, लेकिन जैसे हमने एक्सपेरिमेंटली पिजास्टर को रिमूव किया, इन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो गया बेटा, इवेंचुअली इनके नंबर्स बहुत डाउन चले गए। तो आप देख रहे हैं कि भले ही प्रेडेटर एक नेगेटिव है, वो प्रे की पॉपुलेशन को चेक कर रहा है, लेकिन यदि हम एक्सपेरिमेंटली किसी भी इकोसिस्टम से किसी प्रेडेटर को हटा देते हैं तो जिन प्रे को वो खा रही थी वो इवेंचुअली लॉस्ट हो जाएंगे। प्रेडेटर बिहेवियर इज प्रूडेंट, एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है एफिशिएंट, मतलब जो प्रेडेटर है वो एफिशिएंट है, किसको टारगेट, किसको किल करने में, प्रे को, लेकिन वो अनवांटेड किलिंग नहीं करता, एक लिमिट से ज्यादा प्रे पॉपुलेशन को खत्म नहीं करता, क्योंकि यदि प्रे सारे खत्म हो गए तो प्रेडेटर इटसेल्फ एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो प्रेडेटर है एक लिमिट तक ही प्रे को फेड करता है, उसको खाता है, उसकी पॉपुलेशन को चेक करता है। हाउ प्रे अवॉइड प्रेडेशन, क्योंकि नेगेटिव है, कोई भी स्पीसीज चाहेगी कि उसकी प्रेडेशन ना हो, तो उससे बचने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ एडेप्टेशन लेके आएगी, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लेके आएगी। तो यदि मैं एनिमल की बात करूं तो वो प्रेडेशन से बचने के लिए, क्योंकि एनिमल तो मोबाइल है, वो भाग भी सकते हैं और भी बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एनिमल्स में कैमोफ्लेज होती है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ब्लेंड कर लेते हैं, मिमिक्री करते हैं, कुछ ऐसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसा कलर प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो अपने को हाइड कर लेते हैं प्रेडेशन से। एंड सर्टेन जो प्रे है वो कुछ पॉइजनस स्टिंग, पॉइजनस ग्लैंड या डिस्टेस्टफुल नेचर एक्वायर करती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है कि मोनार्क बटरफ्लाई, जनरली बटरफ्लाई को खाती हैं कुछ बर्ड्स, लेकिन इस मोनार्क बटरफ्लाई को कोई भी बर्ड्स नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो हाईली डिस्टेस्टफुल होता है, क्योंकि जो इसके लार्वा होते हैं ड्यूरिंग लार्वल स्टेज, जो मोनार्क बटरफ्लाई के लार्वा होते हैं ड्यूरिंग लार्वल स्टेज, दे फेड ओवर मिल्क वीड, जो एक पॉइजनस वीड है और जिसकी वजह से एडल्ट में उनका टेस्ट डिस्टेस्टफुल हो जाता है। ये मॉडिफिकेशन वो अपने अंदर इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी ओवर प्रेडेशन ना हो या प्रेडेटर से बचने के लिए। अब प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स अपने आप को ग्रेजिंग एनिमल से कैसे बचाएंगे, क्योंकि प्लांट्स आर मोर प्रोन टू प्रेडेशन, क्योंकि वो भाग नहीं सकते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो वो अपने अंदर क्या ऐसे एडेप्टेबल फीचर्स लेके आए जिससे वो अपने आप को प्रेडेशन से बचाएं। तो स्पाइन्स इन कैक्टस आपने देखे हैं, थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया, ऐसे कुछ स्टेम और लीफ मॉडिफिकेशन करता है, थॉर्न्स बना लेता है, स्पाइन्स बना लेता है प्लांट, ताकि अपने आप को ग्रेजिंग से, ग्रेजर से बचा सके। कार्डिग्लाइकोसाइड्स इन कैलोट्रोपिस, आप देखते हो कैलोट्रोपिस इज फाउंड इन अबंडेंट एरिया, जनरली डेजर्ट एरिया में आपको देखने को मिलता है, ऑलरेडी स्पार्स वेजिटेशन है। तो आपने देखा होगा कि कैलोट्रोपिस को कोई भी कैटल्स, कोई भी ग्रेजर्स उसको ईट नहीं करते, क्योंकि कैलोट्रोपिस में एक स्पेशल केमिकल होता है, मिल्क होता है, एंड दैट मिल्क इज रिच इन कार्डिग्लाइकोसाइड which would lead to कार्डिक अरेस्ट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स से बचने के लिए, ग्रेजर से बचने के लिए ऐसा किया इन्होंने। उसी तरह से निकोटीन है, आपके निकोटियाना टेबेकम प्लांट में स्ट्राइसिन है, कैफीन है प्रेजेंट, प्रिवेंट अटैक ऑफ फाइटोफेगस इंसेक्ट। फाइटोफेगस इंसेक्ट को, जो इंसेक्ट प्लांट को खाते हैं, उनके पत्ते खा जाते हैं, तो कुछ इस तरह के केमिकल्स वो डेवलप कर लेते हैं ताकि उनकी अगेन वो अपने आप को प्रेडेशन से बचा सके। Now come over the next negative interaction, that is competition. Competition क्या होता है? जिसमें दोनों स्पीसीज को इवेंचुअली लॉस हो, मतलब आपस में compete कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, शेल्टर के लिए, मीटिंग के लिए। तो इस तरह के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन इज अ population interaction in which both species get harmed, दोनों को ही नुकसान होता है। Supported by Darwin, और according to Darwin, interspecific competition is the potent force of evolution. Darwin ने कहा था कि जब तक स्पीसीज में कंपटीशन नहीं होगा, वो अपने को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे, तब तक कोई नई स्पीसीज की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज द पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। डार्विन ने कही थी ये बात। अब एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में बेटा, डायरेक्ट में डिस्कस करूंगी। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ऑलवेज कंपटीशन क्लोज रिलेटिव के बीच में हो, और
कॉमन चीज को लेके हो या रिसोर्स लिमिटेड हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपटीशन ऑलवेज सेम स्पीसीज के बीच में हो या कंपटीशन तभी हो जब रिसोर्स लिमिटेड हो। मतलब कंपटीशन तब भी हो सकते हैं जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, और कंपटीशन किसी भी स्पीसीज के बीच में हो सकता है। मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी टू ऑलवेज ऑपरेटेड विद इन सेम स्पीसीज। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम स्पीसीज के बीच में हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना ध्यान से। इसके लिए एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने कि जो फ्लेमिंगो है कंपीट विद स्मॉल फिश। फ्लेमिंगो अलग स्पीसीज है, स्मॉल फिश एक अलग स्पीसीज है। दोनों ही कंपीट करती हैं किसके लिए? जू प्लैंक्टॉन्स के साउथ अमेरिकन लेक। साउथ अमेरिकन लेक की स्टडी आई और देखा कि वहां पे फ्लेमिंगो और फिश दोनों ही कंपीट कर रहे हैं। किसके ऊपर फेड कर रहे हैं? जू प्लैंक्टॉन्स पे। फिर उसी तरह से एक और एग्जांपल दिया, इन गैलापागोस आइलैंड बहुत ही सुंदर सा ग्रासलैंड था और वहां पे कंपटीशन हुआ किसके बीच में? अबिंगडोन टॉर्टोइस एंड गोट। मतलब जो नोमैड्स थे, चरवाहे थे, वो वहां पे अपनी बकरियां चराने ले गए। तो बकरियों ने भी घास खाया, टॉर्टोइस ने भी ग्रासेस खाया। हालांकि रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, लेकिन जो फॉरेजिंग रेट थी, गोट की जो खाने की रेट थी, वो टॉर्टोइस से बहुत ज्यादा थी। तो उनके बीच में भी कंपटीशन स्टार्ट हो गया। Abingdon tortoise extinct due to invasion of goat. Food was not limited. Food limited नहीं था, क्योंकि इसकी ग्रेजिंग रेट इतनी ज्यादा थी कि उतनी स्पीड से tortoise खा नहीं पाए, और जिसकी वजह से इवेंचुअली विद इन 1 decade 10 साल के अंदर ही बड़े बड़े Abingdon tortoise स्पेसिफिकली फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो यहाँ पे कौन किसके लिए इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है बेटा? गॉड इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही है किसके लिए? टॉर्टोइस के लिए। नाउ कम नोट दी, अब होता क्या है बेटा? यदि दो स्पीसीज में कंपटीशन हो रहा है रिसोर्स को लेके, शेल्टर को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो डेफिनेटली उनकी रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, जो अभी भी हम ग्रोथ मॉडल में पढ़ के आए हैं, रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज दोनों की ही क्या होगी? डिक्रीज होगी। आर वैल्यू दोनों की घटेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन करता क्या है? कंपटीशन दोनों ही स्पीसीज की आर वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। सपोर्टेड बाय कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब आता है बात, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पिटिटिव रिलीज, कि यदि दो स्पीसीज आपस में कंपीट कर रही हैं और उस इकोसिस्टम से हम सुपीरियर वन को हटा दें, सुपीरियर स्पीसीज को हटा दें, तो इवेंचुअली किसके नंबर बढ़ जाएंगे? इंफीरियर के। सुनना ध्यान से, दो स्पीसीज है, मिलती जुलती स्पीसीज है, सुपीरियर स्पीसीज ने किसके नंबर को घटा रखा है या सप्रेस कर रखा है? इंफीरियर को। यदि मैं उस इकोसिस्टम से सुपीरियर को एक्सक्लूड कर दूं तो बहुत तेजी से किसके नंबर बढ़ेंगे? इंफीरियर के। इसी फिनोमिना को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिशन रिलीज करते हैं। सपोर्टेड बाय कॉम्पिटिटिव रिलीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफीरियर स्पीसीज इज लिमिटेड। सुपीरियर स्पीसीज की वजह से इंफीरियर स्पीसीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी अकरेंस है या जो उसके नंबर्स हैं, वो लिमिटेड है। इफ वी रिमूव सुपीरियर स्पीसीज द नंबर ऑफ इंफीरियर स्पीसीज इंक्रीजेस इवेंचुअली। अब एग्जांपल दे रखी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी कह रही है कि दो बार्निकल्स है बेटा, दो बार्निकल्स है। बार्निकल आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। क्लास आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट क्लास है, आप लोगों ने पढ़ा है, सॉरी लार्जेस्ट फाइलम है, सॉरी लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। बार्निकल्स हैं दो, बैलेनस एंड कैथामेलस। दो बार्निकल्स हैं विच बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं एक बैलेनस, एक कैथामेलस। बैलेनस सुपीरियर है और कैथामेलस इंफीरियर है। इसके ऊपर ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा बेटा। ग्राफ में दिया होगा कि यदि मैं बैलेनस को हटा दूं, सुपीरियर वाले को हटा दो, तो किसकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी? कैथामेलस की। और यदि कैथामेलस को हटाती हूं तो देयर इज नो मतलब कोई खास सा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला किसके ऊपर? बैलेनस के ऊपर। तो हेंस व्हेन बैलेनस इज एक्सक्लूडेड देन पॉपुलेशन ऑफ कैथामेलस इंक्रीजेस ड्रामेटिकली। जनरली इसके ऊपर पिक्टोरियल क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड में। ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ को इंटरप्रेट करना, बस अपने दिमाग में बिठा के रखो कि बैलेनस सुपीरियर है और कैथामेलस इंफीरियर है। यदि बैलेनस को आप एक्सक्लूड करोगे तो कैथामेलस के नंबर तेजी से बढ़ेंगे। अब एक प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस एक इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि दो स्पीसीज, ध्यान से सुनना, टू स्पीसीज विद कॉमन फीडिंग पैटर्न, दो स्पीसीज यदि उनका कॉमन फीडिंग पैटर्न है तो कैन नॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली, लंबे समय तक वो एक साथ नहीं रह सकते। इवेंचुअली अलाउ एक्सटिंक्शन ऑफ इंफीरियर वन। वो कहते हैं कि यदि दो स्पीसीज कॉमन फीडिंग पैटर्न है, सेम फूड के लिए कंपीट कर रहे हैं, तो वो लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि धीरे धीरे इंफीरियर वन क्या होते जाएंगे? घटते जाएंगे, एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। टू
species competing for same resources cannot coexist indefinitely. Eventually, inferior one has to get extinct. उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इंफीरियर वन गेट एक्सटिंक्ट, और इसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने कौन सा एग्जांपल दिया था, यही वाला दिया था बेटा, अबिंगडोन टॉर्टोइज वाला, कि अबिंगडोन टॉर्टोइज एंड गोट कि हमने इन्वेजन करा दी तो अबिंगडोन टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि दोनों ही के बीच में कंपटीशन चल रहा था फूड के लिए। कंडीशन इज रिसोर्स लिमिटेड, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि रिसोर्स लिमिटेड होने चाहिए, रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए। हाउ टू अवॉइड कंपटीशन, अब इसी को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैकआर्थर आए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा होने लग गया फिर तो स्पीसीज बहुत तेजी से एक्सटिंक्ट होगी। तो उन्होंने कहा कि नेचर में भले ही स्पीसीज का कॉमन फीडिंग पैटर्न है, फिर भी वो एक साथ रह सकते हैं विदाउट अलोइंग एक्सटिंक्शन, बिना एक्सटिंक्शन को रोक के भी वो एक साथ रह सकती हैं। ये बात मैकआर्थर ने कही। मैकआर्थर क्या कहते हैं, देखो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रिसोर्स पार्टीशनिंग का। यदि स्पीसीज कॉमन हैबिटेट को फॉलो कर रही है, कॉमन शेल्टर को फॉलो कर रही है, कॉमन फीडिंग पैटर्न है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ पार्टीशन करेंगे। वो कहेंगे तुम दिन में शिकार करो, मैं रात को करती हूँ। वो अपना फॉरेजिंग पैटर्न चेंज कर लेंगे या वो अपना फीडिंग पैटर्न चेंज कर लेंगे। याद करो हमने इवोल्यूशन में समझा था गैलापागोस आइलैंड पे जो नेटिव फिंचेस थी, जो छोटी छोटी चिड़िया थी जिनको डार्विन फिंचेस कहा था हमने, वो सीड ईटर थी बेटा। हैंस टू अवॉइड एक्सटिंक्शन उन्होंने अपने बीक पैटर्न को चेंज किया और अपने फीडिंग पैटर्न को चेंज किया और एक साथ रहना शुरू कर दिया। उसी तरह से इन्होंने भी एक प्लांट के ऊपर देखा कि बहुत सारी वार्बलर रहती है, वार्बलर होती है छोटी छोटी सिंगिंग बर्ड्स, और उन्होंने देखा कि जो उनका फीडिंग पैटर्न सेम है, एक ही पेड़ पे रह रही है, कॉम्पिटिशन भी नहीं कर रही, वो अपने फीडिंग एंड फॉरेजिंग पैटर्न को चेंज कर लिया। उन्होंने अपने खाने को थोड़ा बहुत चेंज कर लिया और मिली फॉरेजिंग, कुछ दिन में निकली कुछ रात को निकली। तो देखो क्या कहते हैं, स्टडीड ऑन वार्बलर हैविंग डिफरेंट फीडिंग एंड फॉरेजिंग पैटर्न एंड कैन कोएग्जिस्ट इंडेफिनिटली विदाउट एक्सक्लूजन। ये बात किन्होंने कही है, मैकआर्थर ने। तो मैकआर्थर ने रिसोर्स पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटा, दिमाग में बिठा ले। नाउ कम ओवर द नेक्स्ट इंटरेक्शन, कमेंसलिज्म। ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है बेटा, जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है लेकिन वो दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और जो स्पीसीज खुद को बेनिफिट होता है लेकिन वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती, उस स्पीसीज को बोलते हैं कमेंसल। देखें ध्यान से, एक जिसको फायदा हो रहा है उसको कमेंसल स्पीसीज कह रहे हैं, जिसको नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, न्यूट्रल इंटरेक्शन पे है, उसको हॉस्ट कहेंगे। वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड द अदर नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। एग्जांपल है कैटल, एग्रेट एंड कैटल्स। आप देखते हैं कि जब कैटल्स फॉरेजिंग करते हैं, चलते हैं, तो उनके पीछे पीछे कुछ बगुले चलते हैं, एग्रेट चलते हैं। तो जैसे उनके लेग से स्टरअप होती है ग्रासेस, वैसे इंसेक्ट फ्लश आउट होते हैं और ये एग्रेट उन पे फेड करते हैं। तो किनको बेनिफिट हो रहा है बेटा, इंसेक्ट कैप्चरिंग में बेनिफिट हो रहा है एग्रेट को, लेकिन कैटल्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैंगो एंड ऑर्किड, ऑर्किड एक एपिफाइट्स होता है, हैंगिंग प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होते हैं जो एयर में से मॉइस्चर को रिटेन करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाता तो वो होस्ट प्लांट पे ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्किड को बेनिफिट हो रहा है टू ग्रो ओवर द ट्रंक ऑफ मैंगो ट्री, उसको ये बेनिफिट हो रहा है कि उसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, लेकिन वो मैंगो प्लांट को किसी भी तरह से डैमेज नहीं करती। तो यहाँ पे ऑर्किड कमेंसल है और मैंगो होस्ट प्लांट है। सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश, आपने सुना ही होगा, सी एनिमोन बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा को हम निडेरियंस भी कहते हैं क्योंकि उनके पास एक स्टिंगिंग सेल होते हैं, नीडोब्लास्ट सेल होते हैं विच प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिन, और जिसको भी ये स्टिंग कर देंगे इट लीड टू टेम्पररी पैरालिसिस। तो जो क्लॉन फिश है वो किसकी विसिनिटी के आसपास, किसके आसपास रहती है, सी एनिमोन, ताकि उसकी कोई प्रेडेशन ना करे। तो यहाँ पे बेनिफिट किसको हो रहा है बेटा, क्लॉन फिश को, टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर, या यू कैन कॉल कि उसका कोई प्रेडेशन ना कर सके, इसीलिए वो किसके आसपास रहती है, सी एनिमोन। लेकिन सी एनिमोन इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। बार्नेकल्स ऑन वेल, वेल को यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन बार्नेकल्स को बेनिफिट हो रहा है। बार्नेकल्स उनके बैक पे अटैच हो जाते हैं और इधर से उधर मूव करते हैं टू कैप्चर मोर फूड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि मैं कहूं कि यदि कोई वेल के आसपास है, वेल के ऊपर है, चिपका हुआ है, तो डेफिनेटली उसका कोई प्रेडेशन नहीं करेगा। तो यहाँ बेनिफिट किसको हो रहा है बेटा, बार्नेकल्स को, लेकिन जो वेल है नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे बोर्ड में, या तो आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे और पहचानना होगा कि विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन, तो आपको दिमाग में बिठाना होगा जहां पे एक को फायदा हो रहा है दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, ऐसे इंटरेक्शन को बोलते हैं कमेंसलिज्म। लगभग हर साल क्वेश्चन आया है।
आइडेंटिफिकेशन का भी आया है या एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन आया। नाउ कम ओवर द नेक्स्ट नेगेटिव इंटरेक्शन, पैरासिटिज्म। दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम्पल के भी बनेंगे, टाइप्स ऑफ पैरासाइट पे भी बनेंगे और कुछ पैरासिटिक एडेप्टेशंस पे बनेंगे। पैरासाइट क्या होता है बेटा, यहाँ पे पैरासाइट को बेनिफिट हो रहा है, होस्ट को नुकसान हो रहा है। पैरासाइट को बेनिफिट हो रहा है और होस्ट को नुकसान हो रहा है। क्या बेनिफिट हो रहा है देखें, पैरासाइट बेनिफिटेड बाय फ्री शेल्टर एंड फूड। क्या मिल रहा है, फ्री शेल्टर एंड फूड मिल रहा है, और होस्ट को नुकसान हो रहा है क्योंकि उससे फूड भी ले रहा है, शेल्टर भी ले रहा है। तो धीरे धीरे जो होस्ट है वो वीक होता जाएगा, डिजीज होता जाएगा, उसकी एफिशिएंसी टू डू वर्क डिक्रीज होती जाएगी, ये होस्ट को नुकसान होता है। दो तरह के पैरासाइट बताए हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट जो 100% डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर, मतलब बिना होस्ट उनकी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ऐसे पैरासाइट को बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब ऐसा होता है कि दी होस्ट एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसके ऊपर डिपेंड होने वाले ऑब्लिगेट पैरासाइट भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज को एक्सटिंक्शन। क्लियर। इसीलिए पैरासाइट ने क्या इवॉल्व किया, उन्होंने इवॉल्व किया क्यों नहीं हम मोर देन 1-2 होस्ट पे डिपेंड कर जाए। तो ऐसे पैरासाइट को हम बोलते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट, मतलब वो पैरासाइट जिसको मोर देन 1 होस्ट चाहिए, 2 होस्ट चाहिए तो डाइजेनेटिक, 3 होस्ट चाहिए तो ट्राइजेनेटिक। तो 2 होस्ट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ही पढ़ा था क्लासिकल एग्जांपल प्लाज्मोडियम का, मलेरियल पैरासाइट का। उसका प्राइमरी होस्ट होती है मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और उसका सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग, मतलब उसको 2 होस्ट चाहिए कंप्लीशन। तो यदि ऐसा हो कि 1 होस्ट एक्सटिंक्ट भी हो जाए तो अदर होस्ट में सरवाइव करेगा, तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो 2 एग्जांपल दे रही है एनसीईआरटी। प्लाज्मोडियम के होस्ट है बेटा फीमेल एनोफिलिस एंड ह्यूमन, लिवर फ्रूट के होस्ट है स्नेल एंड फिश। अब एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट की बात करते हैं कि पैरासाइट को होस्ट की बॉडी में सरवाइव करना है तो क्या एडेप्टेशन करनी पड़ेगी, सोचो ध्यान से क्या करनी पड़ेगी। तो प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सकर्स, उसको उसकी बॉडी पे जाके अटैच करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रिशन को सक कर सके। तो उसके पास सकर्स भी होते हैं, एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, हुक्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गन लॉस्ट और एब्सेंट क्योंकि उसको होस्ट की बॉडी में सरवाइव करना है, तो यदि उसका नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो हार्श कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसने अपने सेंसरी ऑर्गन नर्वस सिस्टम क्या कर दिए, रूडिमेंट्री कर दिए, लेस डेवलप करा लिए, लेस फंक्शन करा लिए। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और कैपेसिटी इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है क्योंकि इनको नंबर्स अपने तेजी से बढ़ाने होते हैं क्योंकि होस्ट की बॉडी के अंदर हार्श कंडीशन है। तो यदि कुछ मिलियंस बिलियंस मर भी जाएं तो भी अपनी तेजी से रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, अपने नंबर्स को बढ़ाते रहते हैं। आपने देखा ही है प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन शो करता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। बाइसेक्सुअल होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हैज बीन लॉस्ट क्योंकि डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ग्लैंड की नीड नहीं है। नाउ कम अबाउट द टाइप ऑफ पैरासाइट। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ पैरासाइट पे। तो पैरासाइट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यदि होस्ट की बॉडी के ऊपर है तो एक्टोपैरासाइट, इनसाइड द बॉडी है तो एंडोपैरासाइट। एग्जांपल देखें, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा लीच, टिक्स, कॉपीपोडन, मैराइन फिश एंड लाइस, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट्स। आपने टिक्स देखे होंगे डॉग्स पे, आपने स्काल्प पे लाइस देखे होंगे, जुएं देखे होंगे, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट की बात करें तो अटैच टू इंटरनल बॉडी सरफेस, तो हुक्स एंड सकर्स जरूर होंगे। राउंड वर्म्स, एस्केरिस, लिवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम, वुचेरिया वर्म, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। पिन वर्म आ गए, हुक वर्म आ गए, सभी कैसे पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। प्लेटी हेलमिंथ हो गए, फ्लैट वर्म्स हो गए, टीनिया सोलियम हो गए, टेप वर्म, ऑल आर एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट। अब आते हैं कंप्लीट पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट, जो 100% होस्ट पे डिपेंड करे। कंप्लीट पैरासाइट मतलब हर चीज के लिए होस्ट पे डिपेंड कर रहा है कंप्लीट, और कुछ चीजों के लिए डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल। तो एग्जांपल देती है बेटा, कंप्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट कस्कुटा एंड रफलेशिया प्लांट, दीज आर टोटल रूट पैरासाइट। अमरबेल सुना होगा आपने, ये कंप्लीट पैरासाइट है। partially dependent on host, Orobranchian striga, chapter 1 sexual reproduction of flowering paste, सेकेंड लास्ट पेज पे एग्जांपल दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड का मतलब होता है नेस्ट, जहां पे एक इंडिविजुअल, एक बर्ड अपने एग लेइंग के लिए, अपने एग की इंक्यूबेशन के लिए किसी अदर बर्ड के नेस्ट को यूज करती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। और इसका क्लासिकल एग्जांपल है ककू बर्ड। ककू बर्ड लेज एंड इंक्यूबेट देयर एग इन क्रो नेस्ट। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या कैसे, क्या क्रो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये ककू एग है या उसका खुद का एग है? तो मैं कह सकती हूँ कि देयर इज अ क्लियर कट रिजेम्बलेंस।
यू कैन कॉल प्रिटी मच रिजेम्बलेंस, प्रिटी मच सिमिलरिटी है दोनों के एग में। तो अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ कोइवोल्यूशन। ये पीवाईक्यू है नेट का बेटा, जो कक्कू एग है, कक्कू एग एंड क्रो का जो एग है वो प्रिटी मच क्या होती है, सेम होती है। तो अगेन ये किसका एग्जांपल है, को इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन का, कि नेचर भी उसी एग को सिलेक्ट करेगी जो क्रो के एग से रिजेंबल कर रहे हैं, अदरवाइज उसको क्रो क्या कर देगी, डिस्कार्ड कर देगी। तो यहाँ पे कक्कू नेस्ट नहीं बनाती, वो अपने एग को किसके अंदर ले करती है, क्रो के नेस्ट में, लेइंग भी और इंक्यूबेशन भी, जब तक उसके बच्चे नहीं आते। म्यूचुअलिज्म की बात आती है। म्यूचुअलिज्म एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होगा। ठीक, अब आता है कि म्यूचुअलिज्म दो टाइप के, हालांकि एनसीईआरटी एक को ही एक्सप्लेन कर रही है। नंबर 1 आ जाता है प्रोटो कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब दोनों स्पीसीज एक दूसरे को कॉपरेट कर रही है, नहीं भी हो तो चलेगा। तो जहां पे नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशन होता है, नॉन ऑब्लिगेटरी बेनिफिट, मतलब तू मेरा कर दे मैं तेरा कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं है 100% डिपेंड है, पार्शियल डिपेंडेंट भी नहीं कह सकते, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, वो किसका एग्जाम्पल है, प्रोटो कॉपरेशन। प्लोवर बर्ड एंड क्रोकोडाइल, आपने देखा होगा क्रोकोडाइल अपने माउथ को ओपन करके रखता है और कुछ बर्ड उसके टिथ में से फंसे हुए फ्लैश को खाती है, फंसे हुए, क्योंकि यदि उसकी टिप में फ्लैश रह जाएगा, मांस सड़ता जाएगा, रोटन होता जाएगा, तो उसमें मैगॉट्स अपीयर हो जाएंगे और वो पेनफुल होगा किसके लिए, क्रोकोडाइल के लिए। तो प्लोवर बर्ड उसकी टिप में से उसको निकालती और खाती है, तो प्लोवर बर्ड को तो खाना मिल गया और जो क्रोकोडाइल है उसको पेन से रिलीफ मिल गया। तो कैन यू कॉल दोनों को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोनों 100% डिपेंड करें। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटो कॉपरेशन। नाउ कम ओवर द सिम्बायोसिस, ऑब्लिगेट म्यूचुअल बेनिफिट्स, जिसके बिना एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के बिना जिंदा नहीं रह सकती, 100% डिपेंड है। जैसे लाइकेंस पढ़ा आपने, लाइकेंस पढ़ा आपने, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है एल्गी एंड फंगस में। यदि एल्गल कंपोनेंट डैमेज हो जाए तो फंगल भी डैमेज हो जाएगा, फंगल कंपोनेंट डैमेज हो जाए, माइक्रोबायोम डैमेज हो जाए तो फाइकोबायोम भी डैमेज हो जाएगा। तो लाइकेंस कैसी इंट्रैक्शन है बेटा, एल्गी और फंगस की कैसी, सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन है। उसी तरह से कोल्पा मोथ एंड वायरस स्पेकुलम, एक डायग्राम दिया हुआ है, चैप्टर 1 में भी दिया हुआ है, इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। एक आपको दिख रहा है बेटा, येलो सा क्रीम कलर का फ्लावर है और उसके ऊपर एक बी कोल्पा मोथ उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो सुनना ध्यान से क्या होता है, जो ये मेडिटेरियन ऑर्किड है जिसका नाम है ओफाइरस स्पेकुलम, दिस इज मेडिटेरियन ऑर्किड, इसकी जो रिजेम्बलेंस है, इट शो अनकैनी रिजेम्बलेंस विद फीमेल कोल्पा मोथ, और जो मेल कोल्पा मोथ है इसको आइडेंटिफाई करता है एज अ फीमेल कोल्पा मोथ और उसके साथ कॉपुलेट करता है टू फुलफिल ओन सेक्सुअल डिजायर। क्योंकि जो मेल कोल्पा मोथ है इट अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी अर्लियर देन फीमेल कोल्पा मोथ। ऐसा होता है कि जो मेल कोल्पा मोथ है, मेल बी है, मेल मक्खी है, वो फीमेल मक्खी से, फीमेल मोथ से पहले मैच्योर हो जाता है। तो अपनी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए, अपनी सेक्सुअल डिसीट को फुलफिल करने के लिए वो इस कोल्पा मोथ के ये मेडिटेरियन ऑर्किड ओफाइरस स्पेकुलम के साथ स्यूडो कॉपुलेट करता है और अल्टीमेट इसको क्या कर देता है, पॉलिनेट। अब क्वेश्चन आया था कि यदि इसके पेटल्स की मार्किंग में चेंज हो जाए तो क्या इसमें पॉलिनेशन होगी, 100% नहीं होगी। मतलब अगेन दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ कोइवोल्यूशन, कि जैसे जैसे कोल्पा मोथ में इवोल्यूशन हुई है वैसी वैसी ही इवोल्यूशन हम ओफाइरस स्पेकुलम में मानते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी चेंज आया तो मेल कोल्पा मोथ इसके साथ स्यूडो कॉपरेट नहीं करेगा और इसको पॉलिनेट नहीं करेगा। अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ कोइवोल्यूशन। क्लियर? तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच।